हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन। लेकिन उससे पहले ज़रा मोटू लाल के क्लासरूम के अंदर चलते हैं और उनके स्पेशल गेस्ट से मिलते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो? मोमो खाता हूँ चटनी लगाकर। आज हमारे क्लासरूम में एक स्पेशल गेस्ट आए हैं, पीटर फ्रॉम इंग्लैंड। हेलो इंडियन बच्चों, तुम कैसे हो? मैं हूँ पीटर फ्रॉम इंग्लैंड। मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि इंग्लिश एक बहुत महान लैंग्वेज है। हिंदी तो बकवास लैंग्वेज है। तुम सब बच्चों को इंग्लिश बोलना आना चाहिए। अरे पीटर अंकल, लेकिन हमें ये तो बताओ कि आखिरकार इंग्लिश क्यों महान लैंग्वेज है? आप ही हिंदी बोलना सीख लो। मैं तो बोलता हूँ कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और सबसे अच्छी लैंग्वेज है हिंदी। अरे मोटू लाल, तुम तो वाकई में बहुत स्मार्ट हो। मुझे तो ये लगा था कि अभी भी इंडियंस उतने ही भोले हैं जितने पहले हुआ करते थे। अरे पीटर अंकल, अब हम उतने भोले नहीं हैं। तुमने हमारे देश का बहुत फ़ायदा उठाया है। और ये क्या बोल रहे हो तुम कि इंग्लिश तुम्हारी बड़ी महान लैंग्वेज है? ठीक है, इंग्लिश एक अच्छी लैंग्वेज है, लेकिन हमारी हिंदी भी तुम्हारी लैंग्वेज से कम नहीं है। इतने साल हमारे देश पर तुमने राज करा झूठ बोलकर हमसे, और अभी तक तुम्हें सिपाही तो अच्छे से बोलना आया नहीं। हमेशा सिपोय सिपोय बोलते रहते हो। भाग जाओ यहाँ से पीटर अंकल, नहीं तो पीट पीट के इंग्लैंड भेज दिए जाओगे। अरे मोटू लाल, क्या तुम सच बोल रहे हो? इन अंग्रेजों ने हमारे दिमाग में ये डाल दिया था कि हिंदी गंदी लैंग्वेज है। अरे जरा हमें कहानी तो बताओ इसकी। अरे दोस्तों, इतना ही नहीं है, और भी बहुत कुछ है। ये सारी बातें तुम मन्नू भैया से जान लो। जब ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आए तो उनका मकसद यही नहीं था कि वो हमारी ज़मीनों के ऊपर कब्जा करें या फिर हमारे पैसे के ऊपर कब्जा करें, बल्कि वो लोग एक कल्चरल मिशन के ऊपर भी आए थे। मतलब वो ये चाहते थे कि जो भी हमारे कस्टम्स है, जो भी हमारी वैल्यूज़ है, उसके अंदर वो बदलाव लेकर आए। वो सिविलाइज करें नेटिव्स को, मतलब हम लोगों को सुधार दें, हम लोगों को थोड़ी तमीज़ सिखा दें। तो वो उनके लैंग्वेज में तमीज़ सिखाने का मतलब क्या था कि मतलब जो हमारे रीति रिवाज है, हम लोग उन्हें छोड़कर जो भी उनके रीति रिवाज हैं या फिर जिस तरीके से वो लोग रहते हैं, उस रहन सहन को हम इंडियंस भी फॉलो करें। अब जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को कैसे देखा? द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म। इन 1783 विलियम जोन्स नाम का एक पर्सन 1783 के अंदर कोलकाता के अंदर आया, जो कि एक लिंग्विस्ट था। लिंग्विस्ट मतलब कि इन्हें बहुत सारी लैंग्वेजेस सीखने में इंटरेस्ट था। इनने ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज ऑक्सफर्ड के अंदर सीखी थी। फ्रेंच भी जानते थे ये, इंग्लिश भी जानते थे, अरेबिक भी जानते थे और पर्शियन भी जानते थे। मतलब बहुत सारी भाषाएं ये जानते थे। तो अब और क्या जानना चाहते थे ये कोलकाता के अंदर आए थे और यहाँ पर आकर ये संस्कृत लैंग्वेज सीख रहे थे। संस्कृत के अंदर ये ग्रामर भी सीख रहे थे और पोएट्री भी सीख रहे थे। देखते ही देखते ये इंडिया के जो एंशिएंट टेक्स्ट हैं उन्हें भी पढ़ने लगे, जैसे कि लॉ, फिलॉसफी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, मोरालिटी, अर्थमेटिक, मेडिसिन और भी बहुत सारी चीज़ें। मतलब ये सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं, इनके बारे में जो एंशिएंट इंडिया के अंदर बुक्स वगैरह थी, टेक्स्ट वगैरह थे, उनके बारे में ये पढ़ने लगे। इनको काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट आने लगा। ये अकेले ही ऐसे पर्सन नहीं थे, बल्कि हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नेथेनियल हेलहेड, ये दो पर्सन और ऐसे थे जिन्हें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था इंडिया की हेरिटेज, मतलब कि इंडिया के जो भी हमारा कल्चर वगैरह है इसके बारे में जानने में। इंडिया की लैंग्वेज इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छे से सीखनी थी इन दोनों लोगों को, और ये ट्रांसलेट किया करते थे संस्कृत को और पर्शियन जो भी टेक्स्ट हुआ करते थे इंग्लिश के अंदर। तो यहाँ पर ये तीनों लोग जो थे, ये तीनों लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे हमारे इंडिया के ट्रेडिशन के बारे में जानने में, हमारे इंडिया की लैंग्वेजेस के बारे में जानने में। तो इन तीनों ने मिलके एक एशियाटिक सोसाइटी का सेटअप करा। अब ये सोसाइटी क्या होती है? जैसे एक ग्रुप होता है ना, इस टाइप से इन्होंने ग्रुप बना लिया बंगाल के अंदर। यहाँ पर इन्होंने इस सोसाइटी का नाम रखा एशियाटिक
रिसर्चर्स। इसका मतलब क्या है, ये एशियाटिक वर्ड कहाँ से लिया है इन्होंने, मतलब बेसिकली एशिया के अंदर ये लोग थे और एशिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें, एशिया की लैंग्वेजेस स्टडी कर रहे थे ये, इस वजह से इन्होंने अपनी सोसाइटी का नाम ये रखा। इंडिया भी एशिया का ही पार्ट है, आपको पता होगा ये चीज़। तो जोन्स और कोलब्रुक ने क्या करा, बहुत सारे एंशियंट टेक्स्ट से बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, समझा उन्हें, और उनका मीनिंग समझने के बाद उन्हें ट्रांसलेट भी करा और खुद से भी कुछ और ज़्यादा चीज़ों के बारे में इन्होंने रिसर्च करी। तो कुछ इस तरीके से इनकी एशियाटिक सोसाइटी पार्क स्ट्रीट जो कोलकाता के अंदर थी वो दिखती थी। उन लोगों का मानना ये था कि उनके इस प्रोजेक्ट की हेल्प से जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया के कल्चर के बारे में समझेंगे और इंडिया के जो हेरिटेज है इन्हें अपनी लैंग्वेज में खुद से अच्छे से समझकर, अंडरस्टैंड कर हमारे पास्ट के बारे में, हमारे बारे में और ज़्यादा जानकारी इकट्ठी कर पाएंगे, हमें डिस्कवर कर पाएंगे, एक तरीके से रीडिस्कवर कर पाएंगे। इन दिस प्रोसेस द ब्रिटिश वुड बिकम द गार्जियंस ऑफ इंडियन कल्चर। उनका मानना ये था कि इस प्रोसेस के अंदर जो ब्रिटिशर्स है वो एक तरीके से इंडिया के कल्चर के गार्जियंस बन जाएंगे, मतलब कि रखवाले बन जाएंगे और मास्टर भी बन जाएंगे। तो आप देख रहे हो इनका प्लान शुरू से ही कितना अजीब सा था, मतलब हमारी ही लैंग्वेज को सीख रहे हैं, हमारे ही कल्चर को सीख रहे हैं और उसके अंदर भी ये हमसे बेटर बनना चाहते हैं। बट यहाँ तक भी ठीक है, ये तीनों लोग हमारे देश की ही लैंग्वेजेस, हमारे देश के ही कल्चर को ही तो बढ़ाना चाहते हैं एक तरीके से। बट इस चीज़ से बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर काम करने वाले लोग नाराज़ हो जाते हैं, बोलते हैं अरे हम इंडिया के अंदर इसलिए थोड़ना आए हैं कि इंडियंस के कल्चर को प्रमोट करें, हम तो चाहते हैं कि हमारे वेस्ट का कल्चर प्रमोट हो, यानी कि हम ब्रिटिशर्स का कल्चर प्रमोट हो, इंडियंस हमारी तरह बात करना सीखें, इस तरीके से बात करें, इंडियंस इंग्लिश बोलें। तो यहाँ पर कुछ लोगों को इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। बट ये तीनों प्रमोट करना चाहते थे काफ़ी ज़्यादा इंडिया की जो एंशियंट टेक्स्ट थे, इंडियन टेक्स्ट थे, उन्हें संस्कृत हो गई, पर्शियन लिटरेचर हो गई, इसे ये लोग प्रमोट करना चाहते थे। और ये लोग ये भी मानते थे कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का सेटअप होना चाहिए। इंस्टीट्यूशंस क्या, जैसे स्कूल कॉलेजेस बनने चाहिए जहाँ पर इन सारे टेक्स्ट जैसे कि संस्कृत और पर्शियन टेक्स्ट के बारे में पढ़ाया जाए, लिटरेचर पढ़ाई जाए संस्कृत के रिलेटेड, जो पोएट्री है संस्कृत की वो पढ़ाई जाए। 1781 के अंदर एक मदरसे का सेटअप होता है कोलकाता के अंदर। मदरसा क्या होता है, एक स्कूल टाइप ही समझ लो आप। वहाँ पर अरेबिक, पर्शियन और इस्लामिक लॉज के बारे में पढ़ाया जाता है। इन 1791 हिंदू कॉलेज स्टैब्लिश होता है बनारस के अंदर। यहाँ पर एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होंगे हमारी कंट्री की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, उनको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। तो ब्रिटिशर्स हमारे देश के ऊपर रूल करना चाहते थे, बट उन्हें हमारे देश के बारे में बहुत सारी जानकारी इन एंशियंट टेक्स्ट से मिलने वाली थी। तो इस वजह से इन्होंने ज़रूरी समझा कि इस टेक्स्ट के बारे में भी स्टडी करा जाए। जितने भी ऑफिशियल थे वो लोग क्या थे, कुछ तो मतलब इस चीज़ के फेवर में थे कि ठीक है इंडियंस के कल्चर को प्रमोट करा जा रहा है, लेकिन जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कुछ लोग ऐसे भी थे ईस्ट इंडिया कंपनी में जो बोल रहे थे कि अरे इंडिया का कल्चर यानी कि इंडियंस को संस्कृत वगैरह क्यों प्रमोट कर रहे हो, संस्कृत वगैरह क्यों और ज़्यादा सिखा रहे हो, हमारे वेस्ट की चीज़ें सिखाओ, हम ब्रिटिशर्स वाली चीज़ें सिखाओ इन्हें। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान देना, जो ईस्ट है वो इंडिया वाले रीजन की बात करी गई है, जो वेस्ट है उसको बोला गया है ब्रिटिशर्स वाला, जो इंग्लैंड वाला रीजन हो गया वो। अर्ली 19th सेंचुरी में बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल ने देखते ही देखते क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया था ओरिएंटलिस्ट को, जिनका मानना ये था कि संस्कृत और हिंदी इंडिया के अंदर सिखाई जाए। तो ये जो तीनों लोग थे हमारे, और भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ये सपोर्ट कर रहे थे कि इंडिया के अंदर संस्कृत और हिंदी लोगों को सिखाई जाए, उस चीज़ के अब बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स खिलाफ थे। अकॉर्डिंग टू देम उनका मानना ये था कि जो ईस्ट की नॉलेज है, मतलब हम जो इंडियंस के पास नॉलेज है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एरर्स हैं और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि अनसाइंटिफिक थॉट हैं। जैसे हमारे इंडिया के अंदर छोटी मोटी कुछ ऐसी मान्यता थी कि अगर एक बिल्ली जो है वो रास्ता काट ले
तो उस रास्ते को क्रॉस नहीं करना चाहिए, नहीं तो कुछ अशुभ हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा। अच्छा, कमेंट करके बताना कि आप लोग भी इस चीज़ को मानते हो। तो इस टाइप की जो नॉलेज है, इसके बारे में ब्रिटिशर्स ने बोला कि इंडियंस को बिल्कुल गलत नॉलेज है। बट ये तो छोटी मोटी चीज़ें थी, ये तो हमारे छोटे मोटे मानने के तौर तरीके थे। जेम्स मिल उनमें से एक थे जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा ओरिएंटलिस्ट को अटैक करा। उन्होंने ये बोला कि ये जो भी लोग ओरिएंटलिस्ट, वो लोग थे जो कि इंडिया के अंदर संस्कृत और हिंदी को प्रमोट करना चाहते थे। ये चाहते थे कि इंडिया के लोग संस्कृत और हिंदी को अच्छे से सीखें। तो जेम्स मिल का मानना यह था कि इंडियंस को संस्कृत और हिंदी क्यों सिखा रहे हो, संस्कृत और हिंदी तो बहुत गलत है, जो भी इंडियंस के कल्चर के अंदर की चीज़ें हैं वो बहुत सारी गलत हैं। इंडियंस जो हैं, इंडियंस को साइंटिफिक और टेक्निकल चीज़ों के बारे में सिखाओ, मतलब कि साइंटिफिक जो साइंस की रिलेटेड चीज़ें हैं, टेक्निकल मतलब कि मशीन से रिलेटेड चीज़ें हैं, उन्हें सिखाओ जो कि वेस्ट के अंदर बनी है, मतलब कि इन ब्रिटिशर्स ने जिन चीज़ों को बनाया है उन्हें सिखाओ। हमारे यहाँ की पोएट्रियों को सिखाओ और हमारे यहाँ का जो लिटरेचर है उसे सिखाया जाए। तो यहाँ पर इनका कहने का मतलब ये था कि जो भी इंडिया के अंदर सिखाए जाने वाली पोएट्री थी, सेक्रेड लिटरेचर था, इसको छोड़कर जो ब्रिटिशर्स के यहाँ की साइंटिफिक चीज़ें थी और टेक्निकल चीज़ें थी वो इंडियंस को सिखाई जाए। 1830 तक ये अटैक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। ओरिएंटलिस्ट को ऑलमोस्ट ये बोल दिया गया था कि अब तुम्हारी बहुत चल गई, अब तुम्हें हिंदी और संस्कृत इंडिया के अंदर सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब हम लोग इंडियंस को सुधारेंगे। अच्छा, ये सुधारने का मतलब क्या था? तो थॉमस बेबलिंगटन मकॉय ये एक ऐसे पर्सन थे जिनका मानना ये था कि इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा अनसिविलाइज्ड कंट्री है और इंडियंस भी अनसिविलाइज्ड हैं, जिनको हमें सिविलाइज करने की ज़रूरत है। इसका मतलब इंडियंस को वो जंगली माना करते थे, ऐसा माना करते थे, ऐसे लोग जो कि ढंग से नहीं रहना जानते, जो कि ढंग से जिनके रहने का तौर तरीका सही नहीं है, उनको हमें क्या बनाना पड़ेगा? सिविलाइज्ड, मतलब एक अच्छा इंसान, समझदार इंसान बनाना पड़ेगा। तो फालतू में ये अपने दिमाग में कुछ कुछ चीज़ें बनाए जा रहे थे। अकॉर्डिंग टू हिम उनका मानना ये था कि जो भी ईस्ट की नॉलेज है, मतलब जो भी नॉलेज हम इंडियंस के पास है, उस नॉलेज का कंपैरिजन कभी भी नहीं करा जा सकता जो नॉलेज इंग्लैंड के पास है उससे, क्योंकि वो ये माना करते थे कि इंग्लैंड वाले लोगों के पास नॉलेज काफ़ी ज़्यादा, मतलब हम ब्रिटिशर्स के पास जो नॉलेज है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इंडियंस से, तो अपने आप को हमेशा महान दिखाते रहते थे। मकॉय ने यह भी बोला कि इंडियंस को इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई जाए। अगर इंडियंस इंग्लिश सीख जाएंगे तो फिर वो अच्छे से जो भी इंग्लिश का लिटरेचर है, मतलब कि इंग्लिश की जो भी किताबें हैं, जो भी बुक्स हैं, उन्हें पढ़ सकेंगे और समझ सकेंगे। इससे वो लोग वेस्ट के अंदर, यानी कि हमारे इंग्लैंड के अंदर, हमारे ब्रिटिशर्स के यहाँ पर जो भी साइंस का डेवलपमेंट हुआ है उसे समझ पाएंगे, फिलॉसफी को समझ पाएंगे। और इसी तरीके से ये जो इंडियंस हैं ये अपने जंगलीपने को छोड़कर सिविलाइज हो जाएंगे। तो उनका मतलब सोच ये थी, कितनी ख़राब सोच थी, वो हमें अनसिविलाइज्ड, अच्छा इंसान नहीं समझते थे और वो हमें सिविलाइज करना चाहते थे। क्या करके? हमें इंग्लिश लैंग्वेज सिखाकर। तो यहाँ पर इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज को सीखें, बट उनका जो ये सोच थी कि इंग्लिश लैंग्वेज बेटर है और जिसको इंग्लिश आती है वो सिविलाइज्ड है, वो समझदार है, जिसको हिंदी आती है वो समझदार नहीं है, ये सोच उनकी थोड़ी सी गलत थी। द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1853 वॉज इंट्रोड्यूस्ड। इस एक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि इस रूल के अकॉर्डिंग, इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया जा रहा था हायर एजुकेशन के लिए। मतलब अगर किसी को भी हायर एजुकेशन लेनी है तो उसे इंग्लिश में ही चीज़ें समझनी पड़ेंगी। और जितनी भी ओरिएंटल इंस्ट्रक्शंस थे, मतलब कि जो हमारे पुराने ज़माने की चीज़ों को सिखाया जा रहा था कोलकाता, मद्रास और बनारस संस्कृत कॉलेज के अंदर, उसे रोक दिया जाए। तो यहाँ पर आप समझ रहे हो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंग्लिश को प्रमोट करा जा रहा है। English for Commerce. In 1854, the Court of Directors of the East India Company in London sent an educational dispatch to the Governor General in India, come to be known as Wood's Dispatch. तो यहाँ पर क्या हुआ, कुछ डायरेक्टर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने लंदन से वुड्स डिस्पैच भेजा। अब ये जो वुड्स थे ना, ये खुद एक पर्सन थे, एक पॉलिटिशियन थे, जिन्होंने ये बोला था कि इंडिया के अंदर इंग्लिश सिखाई जाए लोगों को। तो उसी टाइप का एक रूल एंड रेगुलेशंस का हमें बताया गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए समझना, क्योंकि यहीं वुड्स डिस्पैच से ही एक प्रॉपर जो इंग्लिश है स्ट्रिक्टली
उसे बनाया गया इंग्लिश को मीडियम, और फिर इंग्लिश को इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करा गया। सीखा इंग्लिश को पहले से जा रहा था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली इस चीज़ पे एम्फेसिस करा गया कि जो भी हमारे संस्कृत वगैरह है, हिंदी वगैरह, इनको छोड़कर इंग्लिश पे ही फोकस करो। तो यहाँ पर एम्फेसाइज करा गया इस चीज़ के ऊपर कि प्रैक्टिकल बेनिफिट जो हैं यूरोपियन लर्निंग के वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हैं जो इंडिया के अंदर लर्निंग थी उससे। तो यहाँ पर इनके कहने का मतलब ये था कि जो यूरोपियन लर्निंग थी, मतलब जो ब्रिटिशर्स चीज़ें सीख रहे थे, वो ज़्यादा बेटर है हम इंडियंस की चीज़ों से। यूरोपियन लर्निंग की हेल्प से जो इंडियंस है वो एडवांटेजेस समझ पाएंगे एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड के और कॉमर्स के। इसका मतलब क्या है कि इंडियंस जो हैं वो व्यापार समझ पाएंगे। अब देखो, ब्रिटिशर्स हमें व्यापार सिखा रहे हैं, जबकि हम इंडियंस, एक टाइम पर हमारे जो इंडिया है उसे सोने की चिड़िया बोला जाता था। तो आप समझ सकते हो कि इंडिया बहुत रिच था ऑलरेडी, और इन ब्रिटिशर्स की वजह से ही हम लोग इतने गरीब हुए, और अब ये हमें क्या करना सिखा रहे हैं, बिजनेस करना सिखा रहे हैं। कितनी मतलब मजाक की बात है। तो यहाँ पर ये लोग ये चाहते थे कि अगर हम लोग इंग्लिश सीख जाएंगे तो हम लोग जो भी हमारी कंट्री के रिसोर्सेज हैं इनके इंपॉर्टेंस को भी समझ पाएंगे। वुड्स डिस्पैच के अंदर ये भी आर्ग्यू करा गया था कि जो यूरोपियन लर्निंग है उससे हमारे इंडियंस का जो मॉरल कैरेक्टर है वो भी अच्छा होगा। मॉरल का मतलब क्या होता है? मॉरल कैरेक्टर का मतलब कि हम लोग सच बोलने लगेंगे, ट्रूथफुल हो जाएंगे और ऑनेस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितनी ज़्यादा मजाक की बात है ये चीज़ कि हम इंडियंस को ये लोग ट्रूथफुल और ऑनेस्ट बनाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि हम इंडियंस तो ऑलरेडी इतने ट्रूथफुल और ऑनेस्ट हैं। इन्हीं ब्रिटिशर्स ने ही हमें धोखा देकर हमारे देश के अंदर घुसे थे और फिर डिवाइड एंड रूल करके हमारे देश के ऊपर राज करा था, और यही हमें ऑनेस्ट बनना सिखा रहे हैं। वाह। 1854 के अंदर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इनका सेटअप करा गया। तो यहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट का सेटअप हुआ जो कि कंट्रोल कर रहा था सारे मैटर्स के ऊपर जो भी एजुकेशन के रिलेटेड थे। तो अब लोकल स्कूल्स का क्या हुआ? मतलब वो वाले स्कूल्स जहाँ पर संस्कृत और हिंदी सिखाई जा रही थी या फिर जहाँ पर टीचर नॉर्मली बच्चों को पढ़ाया करते थे, अब उनका क्या हुआ? द रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम। 1830 के अंदर विलियम एडम को ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक काम करने को कहा। बोला कि एक काम करो, बंगाल और बिहार के अंदर जितने भी वर्निकुलर स्कूल्स हैं उनके बारे में रिपोर्ट बनाओ। अब ये वर्निकुलर स्कूल कौन से थे? मान लो आप बिहार के अंदर एक स्कूल के अंदर गए, तो जब आप उस स्कूल के अंदर गए तो वहाँ के टीचर अगर बिहारी लैंग्वेज के अंदर ही पढ़ा रहे हैं, मतलब बिहार में बोलने वाली लैंग्वेज में ही पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो उसी स्कूल को बोलेंगे वर्निकुलर स्कूल। तो उन्हें ये ऑर्डर मिला कि आप इस टाइप के स्कूल्स के बारे में पता लगाओ। एडम को ये पता चला कि लगभग 1 लाख पाठशालाज हैं। अब पाठशाला बोलते हैं हम लोग जनरली स्कूल को, बंगाल के अंदर और बिहार के अंदर, जिसके अंदर लगभग 20 लाख से ज़्यादा बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। इन इंस्टीट्यूशंस को कुछ वेल्दी लोगों ने सेटअप करा है या फिर लोकल कम्युनिटी ने सेटअप करा है। तो पहले के जो स्कूल हुआ करते थे ना, उन्हें गवर्नमेंट नहीं बनाती थी, बल्कि लोग खुद से मिलकर स्कूल को बना दिया करते थे। टीचर को थोड़ी सैलरी वगैरह दे दिया करते थे, या फिर कोई वेल्दी पर्सन यानी कि कोई अमीर इंसान होता था तो वो स्कूल बनवा दिया करता था कि बच्चे यहाँ पर पढ़ सकें। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम था ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल था, मतलब कि बच्चों की कोई फिक्स्ड फीस नहीं थी। जो बच्चा गरीब होता था उससे फीस नहीं ली जाती थी, जो बच्चे अमीर होते थे वो थोड़ी ज़्यादा फीस दे देते थे। कोई बुक नहीं होती थी, कोई सेपरेट स्कूल के लिए बिल्डिंग नहीं होती थी, बच्चे पेड़ वगैरह के नीचे ही पढ़ लेते थे, सब क्लासेस के बच्चे एक साथ पढ़ लेते थे। बेंचेस नहीं होती थी, चेयर्स नहीं होते थे, ब्लैक बोर्ड नहीं होता था, कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं था सेपरेट क्लासेस का। कोई बच्चों का मतलब कि रोल नंबर नहीं होता था, तो कोई बोलता भी नहीं था कि रोल नंबर 1 प्रेजेंट है या फिर नहीं है, रोल नंबर 2 प्रेजेंट है या नहीं है। तो बच्चे जितना मन चाहे उतनी छुट्टी ले सकते थे, कभी भी आ सकते थे स्कूल में या कभी भी जा सकते थे। कोई एग्ज़ाम भी नहीं होते थे। अरे यार, काश मैं ऐसे स्कूल में होता। वाह। आप में से कितने बच्चे ऐसे स्कूल में जाना चाहते हो यार? कमेंट ज़रूर करना। कोई रेगुलर टाइम टेबल भी नहीं था, मतलब अगर मैथ्स पढ़ने का मन नहीं है तो मैथ्स की बुक ही मत लेके जाओ, मज़े हो गए, कुछ भी पढ़ो फिर बाद में। तो यहाँ पर ये जो स्कूल्स थे यहाँ पर कुछ सिस्टम नहीं प्रॉपर फॉलो होता था। तो जो एडम था उन्होंने ये चीज़ डिस्कवर करी। ये जो फ्लेक्सिबल सिस्टम है, इस सिस्टम की मदद से जो लोकल लोग हैं, मतलब कि जो गांव के अंदर रहने वाले लोग हैं या फिर जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा मदद भी होती है। अच्छा, क्या मदद होती है? जब भी हार्वेस्ट का सीज़न होता था
यानी कि जब भी क्रॉप्स को कट करने का समय होता था उस समय स्कूल की छुट्टी हो जाती थी। तो इस वजह से जितने भी रूरल बच्चे थे उन लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी। अच्छा, प्रॉब्लम क्यों होती थी रूरल बच्चों को? देखो, रूरल बच्चे क्या करते थे, हार्वेस्टिंग में मतलब कि क्रॉप्स को कट करने में अपने मम्मी पापा की हेल्प कराते थे। तो अगर उस समय अगर स्कूल चलता, पढ़ाई वगैरह होती तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती, वो बहुत सारी क्लासेस मिस कर देते। तो इसी वजह से स्कूल को इस समय के लिए बंद कर दिया जाता था। तो काफ़ी फ्लेक्सिबल सिस्टम था, मतलब कि बच्चों के हिसाब से या पेरेंट्स की ज़रूरत के हिसाब से छुट्टियाँ रखी जाती थी। लेकिन अब नया रूटीन बनाया गया, नए रूल्स बनाए गए। मिड 19th सेंचुरी तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिशर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न थे सिर्फ और सिर्फ हायर एजुकेशन को लेकर, मतलब जो बच्चे ज़्यादा आगे की पढ़ाई करते थे उनको लेकर। वो चाहते थे कि जो बच्चे हैं जो बड़ी क्लासेस में पढ़ाई कर रहे हैं उनको इंग्लिश सिखाई जाए, उनको साइंस सिखाई जाए। लेकिन 1854 से जो कंपनी थी उसने डिसाइड करा कि हम लोग वर्निकुलर एजुकेशन को भी इम्प्रूव करेंगे, मतलब जो छोटे बच्चे हैं उनकी भी एजुकेशन को इम्प्रूव करा जाएगा। उन्होंने हर एक गुरु को यानी कि हर एक टीचर को बोला कि आप लोग पीरियोडिक रिपोर्ट्स बनाना शुरू करो, मतलब कि आप लोग हर 6 मंथ्स की रिपोर्ट्स बनाना शुरू करो कुछ कुछ समय में। क्लासेस लो अकॉर्डिंग टू द रेगुलर टाइम टेबल, एक टाइम टेबल बच्चों को दे दो कि अब इंग्लिश की क्लास होगी, फिर मैथ्स की, फिर साइंस की, इस अकॉर्डिंग आप सब बच्चों को टाइम टेबल दो, उसके अकॉर्डिंग क्लास लो। और यहाँ पर जो भी आप क्लास लोगे वो टेक्स्ट बुक यानी कि हम जो आपको बुक देंगे उसके अकॉर्डिंग लोगे। और जब बच्चों को आप पढ़ा दोगे तो उनका टेस्ट कैसे होगा, एनुअल एग्जामिनेशन के थ्रू, मतलब बच्चों का एग्ज़ाम हुआ करेगा। तो यहाँ पर ये जो एग्ज़ाम वगैरह हैं ये इंडिया के अंदर इन ब्रिटिशर्स नहीं ऐड करे हैं यार, बहुत गुस्सा आ रही है ना पर मुझे। अब तो जो स्टूडेंट्स थे उनको ये भी बोला गया कि अब आपको रेगुलरली फ़ीस देनी पड़ेगी, क्लास को रेगुलरली अटेंड करना पड़ेगा, अपनी फिक्स सीट्स पर बैठना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जब मन करा तब बैठ गए, जब मन करा उस सब्जेक्ट की किताब निकाल ली। अब आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से फॉलो करनी पड़ेंगी। न्यू रूल्स के साथ साथ आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। डिसिप्लिन मतलब कि अपनी मन मर्जी नहीं चलानी, जो भी आपका रूल एंड रेगुलेशन है उसे फॉलो करना है। पाठशालास जो इन सारे रूल्स को एक्सेप्ट कर रहे थे, मतलब कि न्यू रूल्स को एक्सेप्ट कर रहे थे, उनको गवर्नमेंट पैसे भी दे रही थी, मतलब कि ग्रांट्स दे रही थी, उनकी हेल्प कर रही थी पैसे देकर। अब ये गवर्नमेंट किसकी थी, ब्रिटिशर्स की। तो जो भी ब्रिटिशर्स की बात मान रहा था उस पाठशाला को पैसे दिए जा रहे थे। जो न्यू रूल्स थे, इस रूटीन से और इस न्यू रूल्स से कौन इफेक्ट हुआ, सबसे ज़्यादा पुअर पीजेंट फैमिलीज़ हुई, मतलब कि जो पुअर बच्चे थे वो लोग काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुए। सर कैसे इफेक्ट हुए? देखो, अब ये जो न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन थे इसके अकॉर्डिंग कभी भी आप छुट्टी नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, आपको प्रॉपरली क्लास अटेंड करनी है, रेगुलरली फ़ीस पे करनी है। तो अब जो गरीब लोग हुआ करते थे ना, अगर उन्हें फार्मिंग में हेल्प चाहिए अपने बच्चों से तो वो स्कूल से उनकी छुट्टी करवा लिया करते थे। तो उनकी क्लास मिस हो गई, वो चीज़ नहीं सीख पाए, मैथ्स का पीरियड मिस हो गया, साइंस का पीरियड मिस हो गया। तो हार्वेस्टिंग के दौरान इन गरीब बच्चों के साथ, मतलब कि पुअर पीजेंट्स की फैमिलीज़ के साथ ऐसा बहुत ज़्यादा हुआ करता था। अब यहाँ पर साथ ही में उनसे क्या मांगी जाती थी, फीस मांगी जाती थी। अब फीस आपने ऊपर वाले सिस्टम में देखा था कि क्या था कि कोई भी फिक्स फीस नहीं थी, बच्चे अपने हिसाब से फीस दे देते थे। लेकिन अब उन्हें फिक्स्ड फीस देनी पड़ेगी। तो जो गरीब बच्चे थे वो उस फीस को भी नहीं दे पाते थे, इस वजह से इन बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ता था। अब ये जो बच्चे स्कूल को अटेंड नहीं कर पाते थे, ब्रिटिशर्स का मानना ये था कि ये बच्चे क्या हैं, इनडिसिप्लिन है, मतलब कि ये बच्चे आज्ञाकारी नहीं है, बच्चे अच्छे नहीं हैं। एज अ एविडेंस उनका मानना ये था कि ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे क्या हैं, इन बच्चों के अंदर सीखने की इच्छा नहीं है। बट क्या आपको लगता है ऐसा था? नहीं। उन बच्चों की बेचारों की सिचुएशन ऐसी थी, उनको अपने पापा मम्मी की हेल्प करानी पड़ रही थी फार्मिंग में, जिससे कि वो कुछ पैसे कमा पाए। तो यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे बहुत गलत काम कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता है। द एजेंडा फॉर अ नेशनल एजुकेशन। अर्ली 19th सेंचुरी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे इंडिया के अंदर जो अलग अलग जगह से ये बोल रहे थे कि यार एजुकेशन जो ब्रिटिशर्स की है वो काफ़ी अच्छी है। कुछ लोग बोल रहे थे कि गलत है। कुछ इंडियंस को ऐसा लगता था कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है, मतलब कि जो ब्रिटिशर्स चीज़ें सिखा रहे हैं, उस चीज़ से इंडिया काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइज होगा। और उन्होंने ब्रिटिशर से रिक्वेस्ट भी करी कि और ज़्यादा स्कूल खोलो, कॉलेजेस खोलो और यूनिवर्सिटी खोलो और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करो एजुकेशन के ऊपर। यहीं पर कुछ और भी इंडियंस थे, जैसे कि महात्मा गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिनका मानना ये था कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो सही नहीं है। इंग्लिश
एजुकेशन हैज़ एनस्लेव्ड अस। महात्मा गांधी जी का ये मानना था। महात्मा गांधी जी के अकॉर्डिंग जो कॉलोनियल एजुकेशन थी, मतलब कि जो ब्रिटिशर्स की एजुकेशन थी, उससे क्या था, इंडियंस के दिमाग में ये चीज़ डाली जा रही थी कि जो इंडियंस है वो ब्रिटिशर्स से काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं। अब छोटे हाइट के अंदर नहीं, मतलब कि छोटे इन अ सेंस कि हम लोग उनसे कम समझदार हैं और ब्रिटिशर्स हमसे ज़्यादा समझदार हैं, ज़्यादा बुद्धि वाले हैं। तो ये चीज़ इंडियंस के दिमाग में डाली जा रही थी, वो चीज़ काफ़ी गलत थी। गांधी जी का मानना ये था। अगर इसी चीज़ को दूसरी भाषा में बोला जाए तो इसका मतलब ये था कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो सुपीरियर है, मतलब कि जो ब्रिटिशर्स हैं, जो इंग्लैंड के अंदर रहने वाले लोग हैं, वो हम इंडियन से ज़्यादा अच्छे हैं, समझदार हैं, सुपीरियर हैं। इन सारी चीज़ों की वजह से जो हम इंडियंस थे, हमारा जो प्राइड था, मतलब कि जो हम काफ़ी ज़्यादा गर्व करते थे हमारे देश के ऊपर, अपने कल्चर के ऊपर, वो डिस्ट्रॉय होता जा रहा था, ख़त्म होता जा रहा था। तो महात्मा गांधी जी ये चाहते थे कि जो भी एजुकेशन है उसकी हेल्प से जो इंडियंस हैं हमारे अंदर डिग्निटी आए और सेल्फ रिस्पेक्ट आए, मतलब हम अपनी खुद की इज्जत करें, वो चीज़ आए। ऐसा ना हो कि ब्रिटिशर्स की जो पढ़ाई है इसे पढ़कर हम लोग ये सोचें कि हम इंडियंस तो ऐसे ही हैं और ब्रिटिशर्स बड़े महान हैं। महात्मा गांधी जी का मानना ये था कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा रीडिंग और राइटिंग के ऊपर फोकस्ड है, जबकि जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसको किस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए, एक और चीज़ है जो है ओरल नॉलेज, मतलब एक जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है ना उसके ऊपर लोगों को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, एक जो लाइव एक्सपीरियंस होता है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अच्छा, एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है कि अगर एक बुक के अंदर लिखा है कि रोटी को कैसे बनाया जाता है, तो आप उस बुक को पढ़कर रोटी नहीं बना सकते, बल्कि जब तक आप एक लाइव एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, ट्राई नहीं करोगे, तब तक आप रोटी को बनाना नहीं सीख सकते। आप में से कितने बच्चों ने ट्राई करा है रोटी बनाने का? मैं तो जब भी ट्राई करता हूँ, कभी पाकिस्तान का नक्शा बन जाता है, कभी श्रीलंका का, कभी चाइना का, पता नहीं कौन कौन से नक्शे बन जाते हैं। तो आप भी बताना अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो यहाँ पर महात्मा गांधी जी का मानना ये था कि जो एजुकेशन है उससे एक पर्सन का माइंड और सोल डेवलप होना चाहिए, ना कि हमें ऐसा लगना चाहिए कि हम लोग तो बहुत नालायक हैं। लिटरेसी का सिंपल मतलब ये नहीं हो सकता कि हम लोग सिर्फ पढ़ना सीखें और लिखना सीखें, और इस चीज़ को वो एजुकेशन के अंदर काउंट भी नहीं करते थे। तो महात्मा गांधी जी का मानना ये था कि आप लिटरेसी बोल रहे हो, लिटरेसी का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि एक पर्सन को लिखना आना चाहिए और पढ़ना आना चाहिए, बल्कि उस पर्सन को खुद की रिस्पेक्ट भी करना आना चाहिए, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको ये तो स्टेप्स याद है कि रोटी कैसे बनाई जाती है, बट जब आपको बोल दिया गया रोटी बनाने के लिए तो आपको आया ही नहीं रोटी बनाना। कभी हिंदुस्तान का नक्शा मारो, कभी पाकिस्तान का, कभी जापान का, कभी चाइना का, कुछ नक्शे ही बनाए जा रहे हो आप। अब यहीं पर हम लोग बात करते हैं टैगोर जी की। टैगोर जी का मानना क्या था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन का सेटअप करा था इन 1901। तो शांति निकेतन क्या था? एक तरीके से स्कूल ही समझ सकते हो। जो टैगोर थे उनका मानना ये था कि जो बच्चे हैं उन्हें सेल्फ लर्निंग, ठीक है, उन बच्चों को टाइम देना चाहिए कि वो लोग सेल्फ लर्निंग कर पाएँ आउटसाइड द रिजिड एंड रिस्ट्रिक्टिंग डिसिप्लिन ऑफ द स्कूलिंग सिस्टम सेटअप बाय द ब्रिटिश। उनका मानना ये था कि बच्चे खुद से चीज़ें सीखें। जो ब्रिटिशर्स का सिस्टम था ना वो काफ़ी ज़्यादा रिजिड था, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, काफ़ी ज़्यादा बच्चों को वही मतलब सिस्टम को फॉलो करना पड़ रहा है कि अब मैथ्स, अब साइंस, अब इंग्लिश, इसके बाद अब तुम्हारी छुट्टी मतलब कि सिर्फ एक ही दिन हो सकती है, और मतलब कि बच्चे का अगर कभी बीमारी हो गई बच्चे को या फिर अपने पेरेंट्स की हेल्प करानी है तो वो चीज़ नहीं कर सकता। तो यहाँ पर टैगोर जी इस चीज़ को गलत मानते थे। वो मानते थे कि थोड़ा सा बच्चों के लिए क्या मिलना चाहिए, बच्चों को खुद से चीज़ें सीखने का मौका मिलना चाहिए। टीचर्स हैड टू बी इमेजिनेटिव। जो टीचर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इमेजिनेटिव चीज़ों को यूज़ करें, मतलब अपनी कुछ स्टोरीज़ की फॉर्म में बच्चों को समझाएं जिससे बच्चे जल्दी से समझ जाएं, और बच्चे इस चीज़ से समझ भी जाते हैं जल्दी। चाइल्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो जाए चीज़ें जानने के लिए। अब देखो, जब हमने इस चैप्टर की शुरुआत करी थी तो आपके दिमाग के अंदर एक क्यूरियोसिटी आई गई होगी कि आखिरकार ऐसा क्या गलत करा था ब्रिटिशर्स ने। तो इसी तरीके से टीचर्स को इमेजिनेटिव होना चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए, और बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप करनी चाहिए कि बच्चा खुद जानना चाहे, बच्चा खुद इंटरेस्टेड हो पढ़ने में। ऐसा ना हो कि टीचर डांट के पढ़ा रहा है बच्चों को। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का मानना यही था कि जो एग्जिस्टिंग स्कूल सिस्टम है उससे जो भी नेचुरल डिज़ायर है, मतलब जो बच्चे खुद से सीखना चाहते हैं उस चीज़ को बच्चे भूल चुके हैं। जो भी उनकी क्रिएटिविटी है उस चीज़ को ख़त्म कर दिया जा रहा है इन स्कूल्स के थ्रू।
टैगोर जी का मानना ये भी था कि जो क्रिएटिव लर्निंग है वो तभी एनकरेज करी जा सकती है जब एक नेचुरल एनवायरनमेंट होगा, मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पर बच्चों को फोर्स नहीं करा जा रहा कुछ सीखने के लिए। बच्चों को ये नहीं बोला जा रहा सीखो साइंस, सीखो साइंस, सीखो साइंस, सीखो मैथ्स, सीखो मैथ्स। बच्चों का मन कर रहा है तो वो सीख रहे हैं, क्यूरियस हो रहे हैं तब वो सीख रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने शांति निकेतन का सेटअप करा था। शांति निकेतन एक ऐसी जगह थी जो कि 100 किलोमीटर दूर थी कोलकाता से, और यहाँ पर काफ़ी नेचुरल सेटिंग थी जहाँ पर बच्चे काफ़ी ज़्यादा पीस और हार्मनी, मतलब कि नेचर के साथ मिलकर काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखा करते थे। डिफरेंस इन गांधी जी एंड टैगोर व्यू अबाउट इंडियन एजुकेशन। अब इन दोनों की सोच में क्या फ़र्क था, क्या सोचा करते थे ये दोनों? गांधी जी हाईली क्रिटिकल थे वेस्टर्न सिविलाइजेशन के। अब आसान भाषा में समझे तो गांधी जी काफ़ी ज़्यादा निंदा किया करते थे, बुराई किया करते थे, गलत समझा करते थे वेस्टर्न सिविलाइजेशन को, मतलब ये जो ब्रिटिशर्स का कल्चर है इसे। उनका मानना ये था कि जो मशीन्स को लेकर ये ब्रिटिशर्स चिल्लाते रहते कि देखो मशीन्स और टेक्नोलॉजी, मशीन है, टेक्नोलॉजी है, बहुत महान है, इस चीज़ को वो बोलते थे कि नहीं नहीं ये सारी चीज़ें थोड़ी गलत हैं। लेकिन जो टैगोर थे उनकी सोच अलग थी। उनका मानना ये था कि जो मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, मतलब ये जो ब्रिटिशर्स की नॉलेज है, जो इनकी मशीन्स है, जो इनकी टेक्नोलॉजी है, इसको तो हमें सीखना ही चाहिए, और साथ ही में जो इंडियन ट्रेडिशन की चीज़ें हैं उन्हें भी सीखना चाहिए। मतलब जो इंडियंस की नॉलेज हो गई उसे भी सीख लो, जो ये ब्रिटिशर्स की नॉलेज है इसे भी सीख लो, तो हम तो डबल इंटेलिजेंट हो गए। तो टैगोर जी बड़े मतलब अलग तरीके से सोच रहे थे। गांधी जी का मानना ये था कि ज़्यादातर काम हमें अपने हाथों से करना चाहिए, हमें क्राफ्ट सीखना चाहिए और चीज़ें कैसे काम करती हैं ये भी हमें जान लेना चाहिए। जबकि टैगोर जी का मानना ये था कि हमें साइंस भी सीखनी चाहिए, और इसी वजह से वो साइंस और टेक्नोलॉजी को शांति निकेतन, यानी कि जो उन्होंने खुद का एक स्कूल सेटअप करा था, वहाँ पर सिखाया करते थे। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो ब्रिटिशर्स का मेथड था उसके अंदर आपको फोर्सफुली सीखनी पड़ती थी चीज़ें, बट शांति निकेतन के अंदर आपके पास एक ऑप्शन था कि आप पढ़ना चाहते हो या नहीं पढ़ना चाहते। यहाँ पर जो टैगोर जी थे वो आर्ट, म्यूज़िक और डांस को भी सिखाया करते थे। तो वही चीज़ के इंडियन ट्रेडिशन की चीज़ों को भी सिखाते थे और ब्रिटिशर्स की चीज़ों को भी। तो यहाँ पर आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चीज़ें सीख सकते थे। तो यहीं पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। क्विज़ के लिए क्वेश्चन है आप सबके लिए कि जो महात्मा गांधी जी थे वो वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में क्या बोला करते थे, आखिर क्या उन्हें बुराई लगती थी वेस्टर्न एजुकेशन के अंदर, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, इस चैप्टर का सैम्पल पेपर चाहिए या फिर शाउट आउट चाहिए, तो करना क्या है, बहुत सिंपल है। सब्सक्राइब के साथ में एक ज्वाइन का बटन है, उस पर क्लिक करके मेंबर बनना है। सिंपली सब्सक्राइब कर दो, ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके मेंबर बन जाओ। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ज़रूर याद रखना, और मेंबर बन के सैम्पल पेपर ज़रूर लेना, क्योंकि सैम्पल पेपर से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं इस चैप्टर के।